Today I am going to discuss with you water and electrolyte balance and imbalance in the human body. वाटर एक चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट है ह्यूमन बॉडी का, ठीक है. वाटर चीफ सॉल्वेंट भी है एंड इट कंप्राइजेज ऑफ 60 to 70% ऑफ टोटल बॉडी वेट. ह्यूमन बॉडी कैन नॉट ऑब्वियसली एग्जिस्ट विदाउट वाटर. अब हमारी बॉडी की क्या क्या वाटर की सोर्सेस हैं. एक्सोजेनस सोर्सेज हैं और एंडोजेनस सोर्सेज हैं. एक्सोजेनस क्या है? ड्रिंकिंग वाटर है, बेवरेजेस हैं जो हमको फूड के थ्रू खाना ले रहे हैं, और 1 to 5 लीटर्स तक वेरी करता है वाटर इनटेक एज and it is affected by social habits and climatic conditions as well. Like in summer weathers, there is more thirst as compared to the winters. Endogenous sources are metabolic water, which is generated due to metabolic processes, is about 400 ml. It can vary. In upcoming diagrams in this PowerPoint presentation, you will see that it varies 350 ml or 250 ml. So it can vary. It is produced during metabolic oxidation of food substances at the end of electron transport chain process. अब बॉडी वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है हमारी बॉडी में? प्लाज्मा में, in the plasma there is 8% water. Then interstitial fluid consists is 25% of body water. Transcellular fluid is 2%, and intercellular fluid is 65%. This all comprises of total body water, TBW. यहाँ पे फिर से इसको इस तरह से डायग्राम में बताया कि अब इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर. इंट्रासेलुलर 63% and extracellular which comprises of transcellular lymph, plasma and interstitial fluid is about 37% water. Membrane of body cells, ये शो किया है टोटल बॉडी सेल की, टोटल बॉडी वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन को यहाँ पे. अच्छा, जब भी बॉडी में वाटर की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है वाटर की, तो क्या होगा? सबसे पहले एक्स्ट्रा सेलुलर वाला पार्ट जो है वो डिप्लीट होना शुरू होगा. इंट्रासेलुलर फ्लूइड इंटैक्ट रहेगा. देन जब बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होगी तब इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो है वो डिप्लीट होगा एंड इट विल बी डेंजरस फॉर द बॉडी. Then this is showing about body weight. इसको याद करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, बस इसको देख लीजिएगा एक बार. This is variation in human adult male, female and newborn. Newborn में जो है 80% वाटर होता है एडल्ट मेल में, 60% और एडल्ट फीमेल में 50% वाटर होता है, क्योंकि फीमेल्स में फैट कंटेंट होता है वो एज़ कम्पेयर टू मेल्स ज़्यादा होता है, इसलिए वाटर की परसेंट कम होती है. फैट वुमेन और फैट मैन में लोएस्ट बॉडी वाटर कंटेंट होता है एज़ कम्पेयर टू वेल बिल्ट मैन एंड वेल नरिश्ड चाइल्ड. अब बॉडी वाटर के फंक्शन क्या क्या हैं? बहुत सारे रिएक्शंस में एज अ रिएक्टेंट एक्ट कर रहा होता है वाटर. हाइड्रोलाइटिक रिएक्शंस में, हाइड्रेशन प्रोसेसेस में, मीडिया है ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मीडिया ऑफ बॉडी है. तमाम वेस्ट मटेरियल को, न्यूट्रिएंट्स को एक मीडिया प्रोवाइड कर रहा है फॉर ट्रांसपोर्टेशन. इट रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर. It transport hormone, enzyme, blood platelet, red and white blood cell. It also acts as a solvent for electrolytes and non-electrolytes. It facilitates digestion, promoting elimination of indigested food. Then body water input and output. Ingestion जो है वो हमेशा इक्वल होगा
एक्सक्रीशन के बॉडी का जो गेन हो रहा होता है वो अबाउट 2300 ml पर डे है, और जो मेटाबॉलिक सिंथेसिस हो रही है वो 200 ml पर डे है। ये तमाम मिलके बॉडी वाटर इनपुट बनाएगा। देन लॉसेस कैसे हो रहे हैं, किडनी के थ्रू हो रहे हैं 1500 ml पर डे। एवापोरेशन फ्रॉम स्किन हो रही है वाटर की 600 ml पर डे। लंग्स के ज़रिए जो एयर के थ्रू एक्सहेल हो रहा है तो वाटर वो 300 ml पर डे है। फेसेस के ज़रिए 100 ml पर डे वाटर जो है वो एक्सक्रीट हो रहा है अबाउट अप्रॉक्सीमेटली। Then this shows about total intake is equals to total output. Body electrolytes. Substances when dissolved in solution dissociate into ion are called electrolytes. These ions are able to carry an electrical charge or electrical current. जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं हमारी बॉडी में नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं, लेकिन नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के नॉट कैरी इलेक्ट्रिकल करंट. An electrolyte is a substance that develops an electrical charge when dissolved in water. Charged ions जैसे sodium, chloride, these are electrolytes, and the concentration of these electrolytes is expressed in our body is MEq per liter of blood. अच्छा, कैटाइन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, नाइन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है. वाटर मॉलिक्यूल्स इनको सराउंड कर रहे होते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, कैटाइन और एनाइन जो है उनका यूनियन या उनकी बॉन्डिंग नहीं हो पाती है. अब ECF एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में किस तरह से ये इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं. इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस हैं, जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर में मेजर जो है वो सोडियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट है. हमेशा बॉडी में नंबर ऑफ कैटाइंस इक्वल होगा नंबर ऑफ एनाइन टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन ईच फ्लूइड कंपार्टमेंट. अब ये कंसंट्रेशंस गिवन है. सोडियम की 140 MEq पर लीटर होती है ECF में. ECF का कैटाइन है, ठीक है, ECF में होता है. पोटेशियम होता है ECF में, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है. एनाइन क्लोराइड 103 MEq पर लीटर, SCO3 है. ये जो कंसंट्रेशन ऊपर दी हुई है बिकॉज दे आर मेजर एनाइन एंड कैटाइन, तो इनकी कंसंट्रेशन गिवन है. इसके अलावा बाइकार्बोनेट SCO3 biphosphate and sulfate is also present as ECF या extracellular fluid anion. Predominant anion and cation of ECF are Na and Cl respectively. Then ICF for intracellular fluid, cation and anion, सोडियम क्लोराइड. अब यहाँ पे पोटेशियम और बाइफॉस्फेट है, ये प्रीडोमिनेंट कैटाइन और एनाइन है इंट्रासेलुलर फ्लूइड के. रिलेटिव कंसंट्रेशंस गिवन है. यू डोंट नीड टू रिमेंबर, मतलब बहुत याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा रेशियो को बस. अच्छा, जो प्रोटीन्स हैं दे आर मेजर एनाइन ऑफ ब्लड प्लाज्मा.
बॉडी इलेक्ट्रोलाइट्स के फंक्शन क्या क्या होते हैं? They basically produce osmotic pressure in the body compartments, and this osmotic pressure helps in maintaining the water balance in the body. Electrolytes, Na or sodium is most abundant electrolyte in the ECF. Calcium Calcium is essential for normal membrane excitability for nerve impulse. Chloride, it regulates osmotic pressure and assists in regulating acid-base balance. Soil was potassium. Then calcium promotes nerve impulses and muscle contraction and relaxation. Magnesium, it plays a role in metabolism, storage and use of intercellular energy and neural transmission. और ये जो है कोफैक्टर के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, और ये हार्ट की, नर्व्स की, मसल्स की फंक्शनिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट आयन है। अब जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट की मूवमेंट है वो किस किस तरीके से हो सकती है? डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। डिफ्यूजन एज यू नो डाउन अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट जो होती है वो डिफ्यूजन होती है। देन ऑस्मोसिस विच इज अ diffusion of water across a selectively permeable membrane with the use of energy, or some carriers can um, carry out osmosis. अच्छा, जो सोडियम है एंड एसोसिएटेड उसके आयंस हैं वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन करते हैं, अबाउट 90% कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं प्लाज्मा ऑस्मोलैलिटी के लिए। ऑस्मोलैलिटी जो है वो ऑस्मोमीटर से मेजर की जाती है। ऑस्मोलैलिटी क्या होती है? It is the concentration of solution determined by the number of dissolved particles in a kilogram of solvent or water. It controls water movement and distribution in body fluid compartments. Plasma osmolality basically 2 into plasma sodium मिलीमोल पर लीटर के थ्रू कैलकुलेट की जाती है, क्योंकि मोस्टली जो है वो सोडियम कंट्रीब्यूट कर रहा है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट्स अक्रॉस मेम्ब्रेन्स। इट रिक्वायर ट्रांसपोर्टर एंड एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव हो रहा होता है, यानी कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्यूट्स मूव कर रहे होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। देन फिल्ट्रेशन है, तो इसमें वाटर और सॉल्यूट्स की मूवमेंट हो रही है थ्रू अ मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर टू अ रीजन ऑफ लो प्रेशर। अब क्या है, नॉर्मली एक्सचेंजेस किस तरह से हो रहे हैं? हम एक जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है उसमें हमेशा एक ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम होता है हर कंपार्टमेंट में, जो कि मेंटेन्ड होता है। अगर ये ऑस्मोटिक इक्विलिब्रियम जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो क्या होगा कि वाटर कंपार्टमेंट जहाँ पे लो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वहाँ से वाटर ड्रॉ होना शुरू हो जाता है, और फिर वो hypotonic हो जाता है into the compartment with higher osmotic pressure or hypotonic until equilibrium is restored. पोटेशियम नॉर्मली सेल्स के अंदर ज़्यादा होता है, और ये जो है डिफ्यूज़ आउट होना शुरू हो जाता है सेल से, और Cl एंटर होने लगता है इनटू द सेल इन डिस्टर्ब कंडीशंस।
नॉर्मली Cl आउट होता है, सेल से बाहर होता है, क्लोराइड आयन है, पोटेशियम इन होता है। सेल्स कभी भी सोडियम की एक्यूमुलेशन नहीं होने देते। सोडियम पंप के थ्रू सोडियम एंटर होता है और जो है फिर निकल भी जाता है बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जहाँ जहाँ सोडियम जाता है वहाँ वहाँ वाटर जाता है। मतलब अगर सोडियम एक्सक्रीट होगा बॉडी से, ज़रूर वाटर भी एक्सक्रीट होगा। अगर सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन बढ़ेगी तो वाटर की भी रीअब्सॉर्प्शन बढ़ेगी। होम्योस्टेसिस और रेगुलेशन ऑफ बॉडी वाटर किस तरह हो रहा होता है? देयर आर सर्टेन मैकेनिज्म टू मेंटेन वाटर बैलेंस बाय homeostasis because water balance is very important for human body. वाटर बैलेंस तब कहलाता है बॉडी में जब वाटर का इनटेक इज इक्वल टू वाटर आउटपुट ऑफ द बॉडी and a healthy body tries to regulate the body water proportionately distributed and it proportionately distributes the water in intracellular fluids and extracellular fluid. Then this is again water input and water output. यहाँ पे थोड़ी वेरिएशन मिलेंगी लेकिन हमेशा water input is equal to water output होगा. This is shown in every slide relating to it. हेल्दी बॉडी हमेशा जो है वो ऑबे करती है लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को। हमेशा इक्वल नंबर ऑफ एनाइन एंड कैटाइन होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस कहलाता है। अच्छा, जब भी इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन किसी कंपार्टमेंट में बढ़ेंगी या कम होंगी तो इट कैन लीड टू रिटेंशन ऑफ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मतलब रिटेंशन हो सकती है या एक्सक्रीशन बढ़ सकती है वाटर की। तो इनकी जो कंसंट्रेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हेल्दी स्टेट में ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कैटाइन का वो इक्वल होता है एनाइंस के ऑस्मोटिक प्रेशर के, जो कि उन स्पेसिफिक प्रीडोमिनेंट कैटाइन और एनाइन की कंसंट्रेशंस की वजह से होता है ईच कंपार्टमेंट। जैसे कि हम पहले देख चुके हैं कि आईसीएफ के मेजर कैटाइन और एनाइन डिफरेंट होते हैं और ईसीएफ के मेजर एनाइन और कैटाइन डिफरेंट होता है। You should remember the predominant cation and anion of ICF and ECF, that you don't need to learn each and every concentration। मतलब फिगर्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। सोडियम की जो मेजर कैटाइंस हैं उनकी आप लोग कंसंट्रेशन देख लीजिएगा बस। फैक्टर्स जो कि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को रेगुलेट कर रहे होते हैं वो कौन कौन से हैं? सॉल्यूट होम्योस्टेसिस जो है वो कैसे मेंटेन हो रहा है? आयन ट्रांसपोर्ट से वाटर मूवमेंट्स और किडनी फंक्शन के थ्रू, और ये जो बॉडी फ्लूइड्स को इंटैक्ट रख रहे हैं वो क्या है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल करते हैं, ऑस्मोटिकली स्टेबल करते हैं। होता क्या है कि अगर when water loss from extracellular compartment, solute concentration increases in the extracellular compartment, which leads to water leaving from the intracellular fluid compartment by osmosis, leading to intracellular fluid depletion। अब यहाँ पे फिर से फ्लूइड एक्सचेंजेस शो की हैं
कि किस तरह से जो है फ्लूइड बॉडी को मिल रहा है, एब्जॉर्प्शन थ्रू डाइजेस्टिव एपिथेलियम के थ्रू और मेटाबॉलिक जनरेशन के थ्रू, और ईसीएफ में आ रहा है, ठीक है, आईसीएफ से ये 300 ml, और फिर यूरिन के थ्रू, रेस्पिरेटरी एंड पर्सपिरेशन के थ्रू, फीकल लॉस के थ्रू, सेंसिबल पर्सपिरेशन के थ्रू लॉस हो रहा है। किडनीज जो है वो एक प्रीडोमिनेंट रोल प्ले करती हैं इन रेगुलेटिंग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन द बॉडी नॉर्मली। या तो वो एक्सेस वाटर को यूरिन के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट आउट करवाती हैं, या फिर एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट्स को। अगर एक्सेस वाटर जो है ज़्यादा वाटर हो गया और वो रिमूव होगा बॉडी से, तो इट विल फॉर्म अ डाइल्यूट यूरिन, वाइल excess electrolytes can form a concentrated form of urine. Then biochemical factors regulating water and electrolyte balance are neural mechanisms like thirst mechanism, antidiuretic hormone, renin-angiotensin system. It is actually renin-angiotensin-aldosterone system. Then atrial natriuretic peptide kinins. First of all, neural mechanism, thirst mechanism to regulate low body water। जब भी हमारी बॉडी में पानी की कमी होती है, वाटर लो होता है, तो क्या होता है, बॉडी के फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होने लगता है, एज शोन प्रीवियसली। क्या होगा, ईसीएफ का वॉल्यूम डिक्रीज होगा, इट टेंड्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम आईसीएफ कॉजिंग सेल्यूलर डिहाइड्रेशन, एंड cellular dehydration stimulates the thirst center located in hypothalamus, and it stimulates thirst. When it is stimulated, it causes dryness of mouth and pharynx, which leads to feeling of thirst, which makes us drink water, and thus it regulates the body water. एंटीडायरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन का आप लोग फिनोमेना पढ़ चुके होंगे पहले भी। ये जो है ऑस्मोलैलिटी को इंक्रीज करता है, और इसकी वजह से ये एडीएच की सिक्रीशन को जो है वो प्रमोट करता है, और वाइस वर्सा। मतलब इसके मतलब सोडियम की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा सिक्रीशन को। ये वाटर कंजर्वेशन हार्मोन है, ठीक है। इट एक्ट ऑन रीनल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल और रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रीनल ट्यूब्यूल। और भी इसके फंक्शन, इसके जो है टारगेट्स हैं, लेकिन मेजर जो है वो किडनी है। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म बेसिकली क्या होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम या मैकेनिज्म। रेनिन एंजियोटेंसिन जो सिस्टम है वो वर्क करता है जब ब्लड वॉल्यूम लो होता है, ब्लड प्रेशर लो होता है, और ब्लड का जो फ्लो है वो किडनी की तरफ अगर कम हो जाए। ये तीन, किडनी, लिवर, लंग्स इन्वॉल्व होते हैं सिस्टम में, ठीक है। जब भी ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा इनटू द किडनी, रेनिन इज रिलीज फ्रॉम juxtamedullary cells of kidney, which throw with blood and converts inactive angiotensinogen to angiotensin 1 in liver. Then in lungs, angiotensin 1 is converted to angiotensin 2 by angiotensin converting enzyme ACE enzyme in lung capillaries. This angiotensin 2, what this angiotensin do, this acts on adrenal cortex to produce aldosterone and causes direct vasoconstriction to increase the blood pressure. And what this aldosterone does, it increases water reabsorption and decreases urine volume
and thus leading to increased blood pressure. अच्छा, अब ये क्या क्या प्रमोट कर रहा है, यहाँ पे जो है इसका एक फिर से फ्लो दिखाया है। बेसिकली क्या करेगा ये, एडीएच की सिक्रीशन को भी इंक्रीज करेगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन इंक्रीज होगी, ठीक है। Na की, Cl की ट्यूबुलर रिएब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगी, के पोटेशियम की क्या होगी, एक्सक्रीशन होगी। जब भी सोडियम की रिएब्जॉर्प्शन होगी पोटेशियम की एक्सक्रीशन होगी। वाटर की रिटेंशन होगी क्योंकि वाटर इज ऑलवेज अलॉन्ग विद सोडियम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ए जो है वो स्टिमुलेट होगा, रेनिन स्टिमुलेट हो रहा है यहाँ पे। और क्या होगा, अल्टीमेटली ब्लड का फ्लो जब किडनी में बढ़ जाएगा, परफ्यूजन बढ़ जाएगा, तो फिर क्या होगा, ये रेनिन जो है उसकी रिलीज रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, यहाँ से इनहिबिशन होगी रेनिन की। Thus it normalizes the blood pressure of the body. अच्छा, जब भी किसी का ब्लड प्रेशर हाई होता है तो समटाइम्स उसको जो है वो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स दी जाती हैं, या ये जो है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स दी जाती हैं, एंजियोटेंसिन 2 इनहिबिटर्स दी जाती हैं। तो इसकी वजह से, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये क्या कर रहा है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है बेसिकली। तो दीज ड्रग्स हेल्प टू लोअर द ब्लड प्रेशर, जैसे कैप्टोप्रिल है, एजिनोप्रिल है, वॉल्सार्टन है। रोल ऑफ एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन भी आप लोग पहले देख चुके होंगे, मैंने आप लोगों को हार्मोन्स की स्लाइड सेंड की हैं, उसमें भी इट मेंटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बाय एक्शन ऑन रीनल ट्यूब्यूल। क्या करता है, सोडियम की एब्जॉर्प्शन करता है, वाटर की टेंशन करता है, पोटेशियम को एक्सक्रीट आउट करवाता है बॉडी से। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसकी सिक्रीशन को इफेक्ट कर रहे हैं, इंक्रीज्ड एंजियोटेंसिन 2, एंजियोटेंसिन 2 जब भी बढ़ेगा तो ये इसकी सिक्रीशन को बढ़ाएगा, पोटेशियम जब बढ़ेगा तो ये इसकी सिक्रीशन को बढ़ाएगा, सोडियम कम होगा तो इसकी एल्डोस्टेरॉन की सिक्रीशन इंक्रीज होगी। ACTH एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जब भी स्ट्रेस होता है, फिजिकल ट्रामा होता है तो इंक्रीज होता है, इसकी सिक्रीशन बढ़ जाती है एल्डोस्टेरॉन की, जिसकी वजह से क्या होता है, सोडियम की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है और पोटेशियम की एक्सक्रीशन बढ़ जाती है। यहाँ पे एक पूरा फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म जो है वो हमारी बॉडी में चल रहा है। एट्रियल नाट्रियूरेटिक पेप्टाइड और ANF और फैक्टर, ANP कार्डियक हार्मोन है, हार्ट की मसल से रिलीज होता है, राइट एट्रियम से, और ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। और ये कब रिलीज होगा, जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है इन एट्रिया ड्यू टू इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, एंड it opposes the renin angiotensin aldosterone system, मतलब उसको इनहिबिट करता है, उसको अपोज कर रहा है। ये रेनिन के लेवल को डिक्रीज करता है, सप्रेस करता है, एंड रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरॉन को भी डिक्रीज करता है। It decreases ADH release, ANP stimulates excretion of sodium and water, it reduces vascular resistance by causing vasodilation. अपोजिट एक्शंस हैं इसके सारे रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम से। ये सोडियम की एक्सक्रीशन को बढ़ाएगा, रेगुलेट करेगा इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसेस को, ठीक है। काइनेंस क्या करते हैं, ये प्रोटीन्स होते हैं ब्लड में, ये इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं और ब्लड प्रेशर को इफेक्ट करते हैं, स्पेशली लोअर करते हैं।
और ये सॉल्ट और वाटर के एक्सक्रीशन को इंक्रीज करते हैं। आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? आइसोटोनिक जिनकी कंसंट्रेशन सेम होती है ऑफ सॉल्यूट एज प्लाज्मा। हाइपरटोनिक होते हैं जिनमें ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स होती हैं देन प्लाज्मा, और हाइपोटोनिक होते हैं जिनमें लेसर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स होती हैं देन प्लाज्मा। अच्छा, ये कुछ आइसोटोनिक सॉल्यूशन की एग्जांपल्स हैं। 0.9% सोडियम क्लोराइड है, लिंगर सॉल्यूशन है, लैक्टेट लिंगर सॉल्यूशन है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। डेक्सट्रोज 5% वाटर, 0.45% सोडियम हाइड्रोक्लोराइड, सोडियम क्लोराइड सॉरी 0.33% सोडियम क्लोराइड। ये क्या है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल की कुछ इस तरह की जो है वो विजिबिलिटी होती है, स्वेल कर जाता है सेल। देन दीज आर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। 3% वाटर सोडियम क्लोराइड, 5% सोडियम क्लोराइड, whole blood albumin, TPN, total parenteral nutrition, tube feedings, concentrated dextrose that is greater than 10% dextrose. These are hypertonic solution, and in hypertonic solution, cell becomes shrinked. वाटर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस सम क्या होते हैं कुछ, जब बॉडी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कंपार्टमेंट में जो है बॉडी वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन कंपार्टमेंट्स में एबनॉर्मल हो जाती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो क्या होता है? वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस होता है, दोनों ही इफेक्टेड होते हैं, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स। Different condition which leads to water and electrolyte imbalance are वाटर, बहुत ज़्यादा वाटर का इंटेक या इलेक्ट्रोलाइट्स का इंटेक या कम इंटेक, ठीक है। फिर डिफरेंट न्यूरल मैकेनिज्म्स हैं, और ये ग्लैंड्स, देयर आर सर्टेन ग्लैंड्स एंड ऑर्गन व्हिच वर्क फॉर बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर। रेगुलेशन किस तरह होती है? हाइपर वॉल्यूमिया जब होता है, एक्सेस वॉल्यूम होता है फ्लूइड का, it inhibits ADH, aldosterone and thirst, which contributes to increase in urination and normalizes fluid volume. Hypovolemia में stimulate होती है thirst, ADH secretion and aldosterone, which contributes to decreased or concentrated urination, which normalizes body fluid volume and restoration. कोई भी डिफेक्ट इन ऑर्गन में या फैक्टर्स में कैन लीड टू वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। डिहाइड्रेशन हो सकती है, ओवर हाइड्रेशन हो सकती है, ठीक है। अब डिहाइड्रेशन में प्राइमरी डिहाइड्रेशन जिसमें प्योर वाटर डिप्लीशन हो रही है। मिक्स टाइप डिहाइड्रेशन में क्या होगा? बोथ वाटर और सोडियम दोनों की कमी हो रही होगी, डिप्लीशन हो रही होगी। और सेकेंडरी डिहाइड्रेशन में प्योर वाटर की डिप्लीशन हो रही है, प्योर सॉल्ट की डिप्लीशन यानी इलेक्ट्रोलाइट्स की डिप्लीशन हो रही है। बेसिकली ड्यू टू ओवर हाइड्रेशन किस वजह से हो सकती है? बहुत ज़्यादा वाटर की इनटेक की वजह से या वाटर की रिटेंशन की वजह से। रिटेंशन बेसिकली इसलिए होगी किडनी में डैमेज हो जाए अगर, तो वाटर की टेंशन हो सकती है, ठीक है। और क्या है? हाइपर सिक्रीशन होगी ADH की, तो नारकोटिक्स की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एनेस्थीसिया which leads to secretion of ADH, excess aldosterone as occurs in Conn syndrome. Electrolytes are imbalances. Hyponatremia क्या है? Decreased sodium, hypernatremia, excess sodium, hypokalemia, deficit potassium है, hyperkalemia, potassium excess है, क्लोराइड imbalance हो सकता है, magnesium imbalance हो सकता है। You don't need to remember the concentrations. कॉमन कंडीशंस कौन सी हैं? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से जो होती हैं एडेमा। एडेमा में क्या होता है? स्वेलिंग हो जाती है, वाटर के फ्लूइड की एक्युमुलेशन होती है इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में, एंड इज अ रिस्पॉन्स ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड इंजरी।
इन्फेक्शन से भी हो सकता है, इन्फ्लेमेशन की वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से, डिफरेंट मेडिकेशन की वजह से एडिमा हो सकता है। इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है इसमें, एडिमा में स्मॉल ब्लड वेसल्स जो है वो जो है वो क्या होती हैं, लीकी हो जाती हैं और वो फ्लूइड की नियर बाय टिश्यूज में एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड फ्लो इम्पेयर्ड होता है, स्लो हीलिंग होती है, इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होता है, सोर्स हो जाते हैं, बॉडी के ऑर्गन जो है वो इम्पेयर्ड होते हैं। एडिमा की कॉन्सिक्वेंसेस हैं ये। इसकी अंडरलाइन कॉज को ट्रीट करना होता है और सॉल्ट की इनटेक को रिड्यूस करना चाहिए। जो डिफेक्ट्स हो रहे हैं डिफरेंट ऑर्गन में उनको ट्रीट करने की ज़रूरत होती है। डायबिटीज इंसिपिडिस एंडोक्राइन डिसऑर्डर है। ये क्या करता है, ADH इनसफिशिएंसी की वजह से होता है, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को अफेक्ट कर रहा होता है, एक्सक्रीशन होती है लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन की विद एक्सेसिव थर्स्ट होती है, ठीक है। पॉलीयूरिया होता है डाइल्यूट यूरिन के साथ ड्यू टू ऑस्मोटिक डायलिसिस एक्सेसिव थर्स्ट अकर। डिहाइड्रेशन होती है जिसकी वजह से, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। ये सारे मैनिफेस्टेशन ऑफ या कह लें साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज इंसिपिडिस हैं। So these all were some imbalances of electrolyte and water. Hopefully you have understood the topic well. If you have any questions, you can ask on group. Thank you, class.